को संभाला है तब से उनका प्रॉफिट डबल हो चुका है और इसी वजह से वो देश का मोस्ट टैलेंट सीईओ का टाइटल भी जीत चुका है। और जहाँ तक उसकी अपीयरेंस की बात करें तो वो बहुत गुड लुकिंग है। एक अच्छी हाइट और ब्यूटीफुल फेस होने की वजह से उसके अंदर नखरा भी कमाल का है। बहुत सारी गर्ल्स का ड्रीम है कि वो उससे मिल सके, उसके करीब आ सके, लेकिन वो किसी को ज्यादा भाव नहीं देता। और आज जब वो पार्टी में जाता है तो उसके माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन चल रहा था और वो ये था कि व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम। और इसका जवाब हमें बाद में मिलने वाला है। अब हमें ड्रामे की फीमेल लीड का इंट्रोडक्शन दिखाते हैं जिसका नाम है किम मिसो और वो मिस्टर ली यंग के साथ 9 साल से काम कर रही उनकी सेक्रेटरी की सीट पर। अगर ये कहा जाए कि वो एक परफेक्ट मैन की परफेक्ट सेक्रेटरी है तो ये गलत नहीं होगा। मिस्टर ली जोंग की छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना उसकी ड्यूटी होती है। आज जब वो उसे एक मीटिंग के लिए रेडी करती है तो वो कहने लगता है कि क्या तुमने आज तक मेरे से ज्यादा परफेक्ट इंसान देखा है। और ऑफ कोर्स सेक्रेटरी किम को अच्छे से पता था कि इसे अपनी तारीफ करना कितना पसंद है। वो हर दफा जवाब में या तो उसकी तारीफ कर देती थी या फिर स्माइल करती होती थी। आज ली जोंग बहुत गुस्से में जाता है और मिस्टर जो को वो काम से निकालने की धमकी देता है कि तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी का इमेज खराब हो गया है। पता है इमेज बनाना कितना मुश्किल काम होता है। इसके बाद वो गुस्से में वहां से निकल जाता है, जबकि मिस्टर जो का रोना धोना स्टार्ट था कि शायद मैं अब इस जॉब पर नहीं रह सकूंगा। लेकिन सेक्रेटरी किम सारा कुछ वहां से कवर अप करती है और उसे कहती है आज का दिन ऑफ ले लो, घर पर रेस्ट करो, कल आ जाना। लेकिन उसके निकलते ही उसका डेस्क और उसकी सारी चीजें रिमूव करने का ऑर्डर दे देती है और यहाँ पर वो यही जवाब देती है कि आज तक क्या मिस्टर ली यंग ने किसी को सेकंड चांस दिया है, तो यहाँ पर भी नहीं देने वाले। और तो और मिस्टर ली योंग इस सीट पर ऐसे ही नहीं बैठे हुए। उनकी कैलकुलेशन और उनका बिजनेस एक्यूमेंट कमाल का है। और आज एक प्रेजेंटेशन में एक माइनर सी मिस्टेक हो जाती है और वो कैलकुलेशन में वो मिस्टेक 2 मिनट में पकड़ लेते हैं और कहते हैं और उसके जाते ही दिखाते हैं कि हर कोई उससे डरता भी बहुत है और उससे इम्प्रेस्ड भी बहुत है। आज वो सेक्रेटरी किम से कहता है कि तुम्हारी इंग्लिश काफी इम्प्रूव हो चुकी है। याद है 9 साल पहले तुम मेरे साथ यूएस की ट्रिप पर जब गई थी तो तुमने कितनी मिजरेबल इंग्लिश बोली थी। अब यहाँ पर सेक्रेटरी किम सारा क्रेडिट अपने बॉस को देते हुए कहते कि ये सब आपके गुस्से और मुझे एम्बेरस करने की वजह से ही पॉसिबल हुआ है, वरना मैं इस काबिल कहाँ थी। और वो दोबारा से उसे एम्बेरस करना कंटिन्यू रखता है, ये बताते हुए कि उसने एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन गलत की है। अब उसके बाद शाम को ली यंग एक पार्टी में जाता है और यहाँ पर वो अपनी पार्टनर साथ में सेक्रेटरी किम को ही लेकर गया था। ये स्पेनिश एम्बेसडर की पार्टी थी और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि ली यंग ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि स्पेनिश, इटालियन और फ्रेंच भी बहुत अच्छे से जानता था। बहुत सी गर्ल्स उससे इम्प्रेस थीं और तो और कुछ को ऐसे लगने लगता है कि स्माइल करता हुआ हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। लेकिन वो उन तीनों गर्ल्स को हटाता हुआ उनके बीच से गुजरकर जाकर सामने मिरर को देखने लगता है और यही सोच रहा था कि क्या कोई मेरे जैसा हैंडसम हो सकता है इस दुनिया में दूसरा। और बस वहां से वापसी पर जाते हुए यहाँ पर सेक्रेटरी की मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी और वो आगे से उसे तुरंत ही रोक देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि आज तो ये इससे कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो गई होगी। बोलने लगता है कि देखो मुझसे अब लव कन्फेस मत कर देना, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक वर्किंग रिलेशनशिप है, इसे खराब मत करो। और किम सो उसकी बात पर सिर्फ स्माइल कर देती है और फिर कहती है नहीं नहीं सर, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही। एक्चुअली आप अपने लिए नई सेक्रेटरी तलाश कर ले, मैं ये जॉब क्विट करने वाली हूँ। और वजह वो यही बताती है पर्सनल रीजंस। अब यहाँ पर तो वो इट्स ऑल राइट कह देता है, लेकिन हमें पता चलता है कि इस बात से ली यंग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था और उसे समझ नहीं आ रही थी कि रात के 2 बज चुके हैं, उसे नींद क्यों नहीं आ रही। शायद जाने अनजाने में इस 9 साल के अंदर अंदर उसे सेक्रेटरी किम की एक आदत सी पड़ चुकी थी और उसके बगैर वो अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता था। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में भी ये खबर फैल जाती है कि मिस किम ये जॉब छोड़ने वाली है। सब उससे पूछते हैं तो वो भी उनको पर्सनल मैटर कह देती है और उसके बाद ऑफिस की बाकी गर्ल्स यही सोचने लगती हैं कि नेक्स्ट सेक्रेटरी कौन बनेगी। यहाँ पर मिस बॉन्ग को बहुत ज्यादा आशा थी कि मिस किम के जाने के बाद वही ये सीट संभालेगी, क्योंकि उसे लगता था कि जैसे मिस्टर ली योंग इतने हैंडसम है, इस ऑफिस में दूसरी ब्यूटी सिर्फ मैं ही हूँ। अब नेक्स्ट डे ली यंग उससे इस बारे में बात करने की कोशिश तो करता है कि तुमने अच्छे से सोच तो लिया है, लेकिन क्या करता उससे रोक भी नहीं पाता। उसकी ईगो बीच में आ जाती है और कहता है ठीक है एडवर्टीजमेंट दे दो नई सेक्रेटरी के लिए। लेकिन जब भी इतना डिस्टर्ब होता था हमेशा अपने फ्रेंड पार्क के पास पहुंच जाता था। आज भी वो पार्क के पास जाता है और कहने लगता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, इतनी अच्छी जॉब अचानक से 9 साल बाद क्यों छोड़ रही है।
लेकिन पार्क का कहना था कि वो लड़की कोई आम सी लड़की थोड़ी है जिसने 9 साल तुम्हारे साथ इतना मुश्किल समय बिताया है। उसके लिए तो कोई स्पेशल टाइटल होना चाहिए। वो लड़की नहीं, वो एंजल है। लेकिन वो उसे मशवरा क्या देता, वो तो अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लग जाता है कि वैसे भी ये 9 ईयर वाला शब्द ये बहुत ज्यादा मनहूस होता है। एक्चुअली उसकी भी डिवोर्स हो गई थी अपनी वाइफ से, और पता है 9th एनिवर्सरी पर उसकी वाइफ ने उसे क्या बोला था कि पता नहीं क्यों तुम सांस भी लेते हो, तुम्हारी वजह से ऑक्सीजन जाया हो रही है, मर ही जाओ। अब वो तो अपनी दुख भरी कहानी शुरू कर देता है, लेकिन इन दी एंड उसे ये जरूर कहता है कि देखो उसके साथ एक ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करो, शायद वो मान ही जाए। जबकि उधर हमें मिस किम को दिखाते हैं, आज वो अपने लोन की लास्ट पेमेंट करने के लिए जा रही थी और बहुत खुश दिखाई दे रही थी। लगता है कि ये लोन अपने सर से उतारना उसका सबसे बड़ा टास्क था जो फाइनली पूरा हो गया है। लेकिन उसने जैसे अपनी पर्सनैलिटी भुला ही दी थी। यहाँ पर वो अपने नाम की मीसू की जगह सेक्रेटरी ली लिख देती है और थोड़ी देर बाद बॉस उसे दोबारा से बुला लेते हैं और वो काम पर पहुंच जाती है। पर वो उसे अपने साथ लिए आज घर की तरफ जाता है क्योंकि उसने लंच अपनी फैमिली के साथ करना था। यहाँ पर वो बीच रास्ते में रुककर उससे बात करने लगता है और उसे बहुत बड़ी ऑफर देता है कि मैं तुम्हें डायरेक्टर बना दूंगा। उसकी शक्ल से देखकर लग रहा था कि ये इनकार करने वाली उसे बोलने ही नहीं देता। कहता है साथ में एक असिस्टेंट भी दे दूंगा अगर काम का बर्डन बढ़ जाए। वो फिर से इनकार करती, अकोमोडेशन, सैलरी पैकेज, पता नहीं कितने इंसेंटिव्स गिनवा देता है ताकि ये इनकार ना कर सके। और फिर जाते जाते उससे कहता है एक दिन है तुम्हारे पास, अच्छे से सोच लो, वैसे भी मेरे से ज्यादा परफेक्ट इंसान के साथ जॉब करने का मौका तुम्हें जिंदगी में दोबारा नहीं मिलने वाला। अब वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर लंच करता है। उसके मॉम डैड को भी बहुत अच्छे से अंदाजा था। लगता था कि जैसे मिस किम उनकी फैमिली का एक हिस्सा ही बन चुकी है। वो जिस तरह से उनके बेटे की छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखती थी, उनको लगता था कि यही उनके बेटे के लिए परफेक्ट है। अब डैड ली यंग को साइड पर लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, मेरा आखिरी समय आ चुका है, मेरी आखिरी विश यही है कि मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देखना चाहता हूँ। लेकिन ली यंग कहने लगता है कि डैड बहाने ना बनाए, आपकी एनुअल मेडिकल रिपोर्ट में चेक करता रहता हूँ, आप परफेक्टली फिट हैं। और उधर मम्मी अकेले में बैठ जाती है मिस किम के साथ और यहाँ पर वो किम मीसू से यही कहने लगती हैं कि तुम इतने साल से मेरे बेटे के साथ हो, उसका आज तक कोई भी सीरियस रिलेशनशिप नहीं हुआ। एक दो दफा पार्टीज में वो गर्ल्स को लेकर जाता है, लेकिन सिर्फ इमेज के लिए। और फिर यहाँ पर वो डरते डरते उससे एक क्वेश्चन पूछती हैं और वो ऐसा क्वेश्चन था जहाँ पर उनकी जुबान साथ नहीं दे रही थी और चाय का कप बस उनके हाथ से गिर नहीं वाला था। वो कहती हैं कि क्या मेरा बेटा कहीं गे तो नहीं। ये बात मिस किम ने गेस कर ली थी। वो कहती ऐसा आप सोचे बिना आंटी, मैं उसे 9 साल से जानती हूँ, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। और ये सुनकर उसकी मम्मी को तसल्ली हो जाती है, लेकिन मम्मी की नजरों को देखकर लग रहा था कि वो किम मीसू को बहुत लाइक करती हैं। अब हमें शाम को दिखाते हैं। आज किम बहुत खुश दिखाई दे रही थी। लगता है कि उसके कंधों से एक भारी बर्डन उतर चुका था और यहाँ पर वो अपनी सिस्टर्स के साथ डिनर कर रही थी। और यहीं पर हमें पता चलता है कि एक खड़ूस बॉस के साथ इतने साल उसने ये जॉब इसीलिए काटी है क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। उसके डैड ने उन पर बहुत भारी लोन चढ़ा दिया था, जिसकी वजह से वो तीनों बहनें स्ट्रगल करके वो लोन चुकाना चाहती थी। और तो और ये लोन चुकाते हुए यहाँ पर किम की गाड़ी भी बिक गई थी, जो कि उसे मिस्टर ली योंग ने लेकर ली थी जब वो 10 मिनट लेट आई थी। उधर ली योंग परेशान बैठा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये पर्सनल मैटर क्या है जिसकी वजह से वो रिजाइन करने को रेडी बैठी है। और बस वहीं के वहीं उसे रियलाइज हो जाता है, उसे समझ आ जाती है कि आज पार्टी में एक लड़की मेरे करीब आ गई थी और वो उससे यही कह रही थी कि आज मेरी बर्थडे है तो कम से कम मुझे एक बुके ही गिफ्ट कर दो। और यहाँ पर सेक्रेटरी किम हमेशा से कमाल की थी। वो समझ जाती थी कि किस मौका पर क्या करना है। वो तुरंत ही जाती है भागती हुई और एक बुके लेकर आ जाती है। लेकिन एक्चुअली उसे पोलन से एलर्जी थी और इसी वजह से उसे स्नीजिंग स्टार्ट हो चुकी थी और वाटरी आइज हो गई थी। अब बस उसका वही फेस ली योंग की नजरों के सामने आ जाता है। उसे लगता है कि जैसे मैंने उस लड़की को बुके दिया था, इसी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने ये बात पहले क्यों नहीं नोटिस करी कि उसे जेलसी हो गई थी। एक्चुअली वो इतने साल मेरे साथ थी, ये कैसे पॉसिबल है कि वो मेरे लिए फॉल ना कर चुकी हो। मैं पहले क्यों नहीं समझा कि मेरे जैसा परफेक्ट इंसान कौन इसे रेजिस्ट कर सकता है। उधर किम जब डिनर कर रही थी तो उसी टाइम पर उसे ली योंग कॉल कर देता है और कहता है तुम्हें पता है ना मैं कहाँ हूँ, मुझे पिक करने के लिए आ जाओ। और हमेशा से किम ने चाहे वो जिस टाइम पर भी उसे कॉल करता, उसका ऑर्डर मानना उसकी जिम्मेदारी थी। आज जब वो जाने लगती है तो उसी टाइम पर उसे स्पाइडर दिखती है, जिसे देखकर वो काफी डर गई थी। लगता है कि उसे स्पाइडर से फोबिया था। अब वो उसकी गाड़ी के करीब जाती है तो देखती है वो खुद से ही बातें कर रहा था।
अब वो जैसे ही गाड़ी में बैठती है तो वो उसे